स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 का यूनिट नंबर 2। यानी इससे पहले अपन ने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। आज अपन यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के बारे में अपन पढ़ेंगे। इससे पहले जो अपन ने यूनिट कंप्लीट करी है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए। अपन ने डिफरेंस पता लगा लिया कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में डिफरेंस क्या होता है। तो गाइस जो बिजनेसमैन मैन्युफैक्चर करते हैं अपने यहाँ पर, उनको अपन बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। तो वो अपने आप एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो गाइस जैसे लिखा हुआ फाइनल अकाउंट में अपन ने देखो 4 चीज लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बैलेंस शीट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक अलग से है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अपन को यानी कि यूनिट नंबर 2 के अंदर अपन को पढ़ना है। तो आज अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ था मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज जनरली प्रिपेयर होता है एक सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, एज अ पार्ट होता है वो किसका, फाइनल अकाउंट का। जैसे कि अपन ने देखा फाइनल अकाउंट का पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग, लिखा हुआ है इन एडिशन मतलब के अलावा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी कि ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट के अलावा होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, लिखा हुआ था ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज टू डिटरमाइन, ये जो अकाउंट को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू डिटरमाइन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, फॉर असेसिंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो करता है डिटरमाइन करता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, यानी फिनिश्ड गुड्स में जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं गुड्स को, तो उसकी जो कॉस्ट आती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसको ये डिटरमाइन करता है फॉर असेसिंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। तो यानी कि क्या होता है जी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी निकाल के लाता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के द्वारा। तो गाइस ये है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये किसका, फाइनल अकाउंट का एक पार्ट होता है। किस के अलावा होता है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के अलावा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये कौन करता है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज करती है, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ है जी बाय प्रोडक्ट। पहले तो बाय प्रोडक्ट का मतलब समझो, यानी वो गुड्स जिसको कोई बनाना नहीं चाहता लेकिन वो ऑटोमेटिकली बन जाता है, उसे अपन बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। जैसे कि इसमें दो एग्जांपल लिखा हुआ है मोलेसिस इज बाय द प्रोडक्ट शुगर मैन्युफैक्चरिंग। यानी जब हम चीनी बनाते हैं, यानी कि जो कंपनी यानी जो बिजनेसमैन जो चीनी बनाती है, यानी शुगर का काम करती है, शुगर मिल्स होती हैं, उनके यहाँ पर गुड़ ऑटोमेटिकली बनता है। बनाना कोई नहीं चाहता है, बनता है ऑटोमेटिकली, उसे अपन बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, जिसे आप नहीं रोक सकते, जो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। सेकंड लिखा हुआ बटर मिल्क इज बाय प्रोडक्ट ऑफ अ डेयरी व्हिच प्रोड्यूस बटर एंड चीज। बटर एंड चीज बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली बटर मिल्क बन जाता है, उसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। ऐसे जैसे अपन बोलते हैं ना कि मस्टर्ड ऑयल होता है, यानी कि अपन जो क्या कहते हैं सरसों का जो तेल होता है, तो जो सरसों की जो मिल होती है यानी जो फैक्ट्रीज होती हैं, उनके यहाँ पे खल नाम का एक प्रोडक्ट होता है जो ऑटोमेटिकली बन जाता है, उसको कोई बनाना नहीं चाहता, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। जैसे इसमें एक गुड़ का है, एक बटर मिल्क का है, ठीक है। इसको लेके दे आर जनरली वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर इसको वैल्यूड किया जाता है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब इसको बेचने पर जितना पैसा हमको मिल जाएगा वो होता है इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बस इसके यहाँ पर कोई इस तरीके से नहीं है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस इस तरीके से इसका नहीं करते, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में नहीं, स्टॉक के बारे में करते हैं उसको। तो यहाँ पे जो जनरली वैल्यू होगा वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगा, जितना पैसा उसका मिल जाएगा वो होगी। अब गाइस इसका ट्रीटमेंट क्या होता है जी, यानी कि हम जो बाय यानी कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कॉस्ट सपोज दैट मान के चलते 10 लाख रुपए आई और बाय प्रोडक्ट जनरेट हो गया और उसको अपन ने बेच दिया 1 लाख रुपए में, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गई। तो जो 10 लाख रुपए की हमारी कॉस्ट आई थी बनाने में, किसको, शुगर को, और मान के चलते बाय प्रोडक्ट बना गुड़, उसको हमने बेचा 1 लाख रुपए में, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उससे सेट ऑफ करा दिया जाता है। तो 10 लाख की कॉस्ट में से 1 लाख को लेस करा के अल्टीमेटली बात करी जाएगी कि भैया शुगर की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 9 लाख। इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, एक्चुअल कॉस्ट में से उसको लेस कर दिया जाता है बाय प्रोडक्ट की वैल्यू, यानी कि जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसकी मिल जाती है उसको अपन माइनस करा देते हैं। तो गाइस ये है अपना बाय प्रोडक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जो बनाना नहीं चाहते ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। इंट्रोडक्शन समझ लिया, फाइनल अकाउंट का ही पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब अपन बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के बारे में। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का एक हमने बनाया हुआ है अकाउंट्स, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, अमाउंट मतलब रुपीस में, पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट रुपीस में, ये दिया इसी साइड। सबसे पहले लिखा हुआ है रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो गाइस रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है कि हमने फैक्ट्री में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड किया है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का अगर अपन फार्मूले की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है ओपनिंग इन्वेंटरी यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो अपन ने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है वो। टू डायरेक्ट वेजेस, वेजेस आपको पता है डायरेक्ट
इनडायरेक्ट वेजेस कौन सी होती है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब यानी कि तीनों मिलकर यानी रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलकर एक हमारी कॉस्ट बनाते हैं जिसका नाम होता है जी प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट ये लोग आप पढ़ोगे कॉस्ट के अंदर, ठीक है। जब आप आने वाले टाइम में आईपीसीसी करोगे, सीए फाइनल करोगे तो वहां पे आप प्राइम कॉस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इन तीनों को मिलकर यानी रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो सीधे की सीधे इन पर लगते हैं वो तीनों मिलाकर अपन की प्राइम कॉस्ट बनाते हैं। उसके बाद आता है गाइस फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें रॉयल्टी आता है, हायर चार्जेस आता है। रॉयल्टी होता है लाइसेंस को यूज करने के लिए, ठीक है, उन सब चीजें यानी लाइसेंस वगैरह पर आप जो यूज करते हो उसके लिए आपको रॉयल्टी पेमेंट करना पड़ता है, उसे वो हमारा आता है फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, ठीक है। आप कोई भी यूनिट्स बना रहे हैं, ठीक है, उस यूनिट्स का अगर कोई फॉर्मूला वगैरह अगर आपने कोई हायर किया है तो वो अपना रॉयल्टी उसके ऊपर पे करनी होती है, तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आता है। और हायर चार्जेस आते हैं यानी कि आप जो प्लांट एंड मशीनरी को हायर करते हैं उसका कोई चार्जेस देते हैं तो वो भी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आता है। तो गाइस ये है फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद आता है टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन से होते हैं जी? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। वैसे तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस पी&एल का पार्ट है लेकिन यहां पे आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि प्लांट की अगर कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी तो मैन्युफैक्चरिंग में आएगी, प्लांट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो मैन्युफैक्चरिंग में, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कि हमारे आएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। अब इन सब को प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ते हैं तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आती है, ठीक है। और यहां पे लिखा हुआ है कि टू ओपनिंग डब्ल्यूआईपी यानी वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कोई गुड्स हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग था तो अपन को यहां पर लिखने का है, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी अपना यहां पर आएगा। अब वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? जो गुड्स हमारा अभी वर्क इन प्रोग्रेस में, सपोज दैट कोई प्रोडक्ट है जो कि अपना 5 दिन में निकलता है बनकर, तो आज मान के चलते हैं 29 मार्च, सपोज दैट माना 29 मार्च और 5 दिन बाद निकलेगा तो मान के चलते हैं वो 2 अप्रैल को निकलेगा, लेकिन बीच में 31 मार्च क्लोजिंग ईयर आ गया, तो जो 31 मार्च को हमें जो दिखाना होगा वो होगा डब्ल्यूआईपी वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है जी। तो 31 मार्च को जो हमारा डब्ल्यूआईपी है वो अगले साल हमारा क्या बन जाएगा जी? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। तो वही होता है जी वर्क इन प्रोग्रेस जो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है, यहां पे यानी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है। अपन ने बताया था बाय प्रोडक्ट के बारे में जो हम जनरेट करना नहीं चाहते लेकिन वो होता है, तो उससे क्या होती है? हमारी कॉस्ट कम होती है। तो जो यहां लिखा हुआ बाय प्रोडक्ट एट नेट रियलाइज, और मैंने बताया था कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे ही लेते हैं, तो यहां पर उसके अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ की सारी अमाउंट ऐड करने के बाद इन दोनों को लेस कराएंगे तो जो भी अमाउंट आएगी उसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो भाई जरा ध्यान से समझो, जो बाय प्रोडक्ट की अमाउंट है यहाँ पे आई है तो इससे हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी अमाउंट आएगी वो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये बात समझ में आ रही? डायरेक्ट हो जाएगी तो उससे क्या होती है? हमारी कॉस्ट कम आती है, तो अपन बोलते हैं उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि अपन को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ती है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जिसमें कि अपन को पता है फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर वहां पे अपना क्या जाता है जी? बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, और उसके बाद अपना ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, उसके बाद पी&एल बनाएंगे और उसके बाद अपना बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आई होप कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स आपको अच्छे से समझ में आया। रॉ मटेरियल कंज्यूम जिसका फार्मूला बता दिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। उसका डायरेक्ट एक्सपेंस समझाया, फैक्ट्री ओवरहेड समझाया, रॉयल्टी अपन किस चीज के लिए देते हैं तो रॉयल्टी समझाया, अगर आप कोई लाइसेंस का यूज करते हैं तो उसके लिए आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। जब मान के चलते हैं आपको प्रोडक्शन बना रहे हैं तो उसके लिए आपने कोई भी फॉर्मूला अगर आपने लिया है तो उस फॉर्मूले के लिए अगर आपको पैसा दे, फॉर्मूले का मतलब उसको बनाने का कोई तरीका होता है जो किसी व्यक्ति ने आपको या किसी फर्म ने आपको दिया होगा तो उसके लिए रॉयल्टी आप उसको पे करेंगे, ठीक है। हायर चार्जेस बताया प्लांट एंड मशीनरी का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बता दिया, डेप्रिसिएशन, रिपेयरमेंट, फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, और इस तरीके से अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये है बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आई होप कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अपन इसका एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर है 2 और पेज नंबर जो कि 7.66 में 66 जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है 7.66 और इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है। इसमें अपन एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं। पहले अपन मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इसको पढ़ते हैं। मिस्टर विमल रन्स अ फैक्ट्री व्हिच प्रोड्यूस शॉप, मतलब उस उनकी एक फैक्ट्री है और उसको प्रोड्यूस करते हैं। फॉलोइंग डिटेल दे रखी है उनकी 31 मार्च 2020 की, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स है जिसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दे रखा है 10000 यूनिट्स का 16000 रुपए दे रखी है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 12000 यूनिट्स दे रखी है, 20000 उसकी अमाउंट दे रखी है। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल 1,70,000 दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल 1,90,000 दे रखा है, और परचेज 8,20,000 दे रखा है, यानी 8,20,000 दे रखा है। उसके छठा पॉइंट है हायर चार्जेस ऑफ मशीन को हायर चार्ज करने का जो है पैसा 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड दिया हुआ है, जितनी यूनिट आप मैन्युफैक्चर करेंगे उसको मल्टीप्लाई 0.60 से कराएंगे तो हायर चार्ज निकल के आएगा। हायर चार्जेस फैक्ट्री का दे रखा है 2,20,000 रुपए। डायरेक्ट वेजेस दे रखी है कॉन्ट्रैक्टेड ऑफ ₹0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स के लिए, मतलब जितनी यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे उसका
मल्टीप्लाई 0.80 से एंड 0.40 पर यूनिट क्लोजिंग WIP के लिए दिया हुआ है इन्होंने बेसिस के लिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे रखा है 1,80,000 का और यूनिट प्रोड्यूस जो दे रखी है मेन जो दे रखा है वो है 5 लाख यूनिट इन्होंने जो है यूनिट प्रोड्यूस करी है। ठीक है, तो अपन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और एक किसकी बुक्स में बना रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विमल। ठीक है, जगह नहीं थी तो मैंने लिखा नहीं है तो आप लिखेंगे और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अपन बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां पे लिखा हमने टू रॉ मटेरियल कंज्यूम या सबसे पहले आप चाहेंगे तो अपन ओपनिंग WIP लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी लिख सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपन ऊपर लिख देते हैं। ठीक है जी, टू ओपनिंग WIP इसमें एक कॉलम यूनिट का है एक अमाउंट का, तो यूनिट है इसमें WIP की 10,000 और इसकी जो अमाउंट अपन को दे रखी है वो दे रखी है जी 16,000 ये मैंने लिख दिया। उसके बाद अपन लिखेंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है तो सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी अपन को जो दे रखी है इधर रखी है 1,70,000 की। ठीक है, 1,70,000। उसके बाद इसमें अपन ऐड करेंगे परचेज, परचेज अपन इसमें ऐड करेंगे, परचेज है जी 8,20,000 का और अपन इसमें से लेस कराएंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी। ठीक है, इस क्लोजिंग इन्वेंटरी अपन को कितने की दे रखी है 1,90,000 की दे रखी है। जो भी आएगा उसको अपन अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। जी आ रहा है जी 1,70,000 प्लस 8,20,000 और माइनस करेंगे इसमें से 1,90,000 तो ये अपना आएगा जी 8 लाख। तो अपन इसको सीधे अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे यहाँ पर 8 लाख। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला। उसके बाद अपना यानी कि ओपनिंग WIP कंप्लीट, ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, परचेज कंप्लीट। उसके बाद दे रखा है जी हायर चार्जेस दे रखा है मशीन का, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री का और डायरेक्ट वेजेस। पहले अपन 8 पॉइंट कंप्लीट करेंगे। डायरेक्ट वेजेस जो दे रखी है 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड पे दे रखी है और 0.40 पर यूनिट क्लोजिंग WIP। तो हम यहां पे लिखेंगे टू डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे टू डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस को अपन कर लेते हैं किस तरीके से, यहीं पे मैं आपको समझाता हूं, इसको अपन नीचे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट वेजेस, इसके लिए अलग से वर्किंग नोट बनाने की अपन को कोई जरूरत नहीं है। तो टू डायरेक्ट वेजेस किस तरीके से आएगी 5 लाख जो यूनिट है उसका तो मल्टीप्लाई अपन कितने से कराएंगे जी 0.80 पैसे से इसने दिया हुआ है मैन्युफैक्चर्ड प्लस और इसने क्या कहा है कि 0.40 पर यूनिट क्लोजिंग WIP का। तो क्लोजिंग WIP जरा चेक करते तो कितनी दे रखी है 12,000 की यूनिट, तो 12,000 into 0.40 कराएंगे और ये अपना आ जाएगा जी डायरेक्ट वेजेस निकल के। तो अगर गाइस अपन 5 लाख का मल्टीप्लाई 0.80 से कराएंगे तो अपना 4 लाख आएगा और 12,000 का मल्टीप्लाई अगर अपन कराएंगे 0.40 से तो ये अपना 4,800 आएगा प्लस 4 लाख ऐड करेंगे अपन। ठीक है जी, तो ये आएगा 4,04,800। ठीक है, 4,04,800 ये आएगा आपका डायरेक्ट वेजेस। उसके बाद अपन लिखेंगे जी टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अपन ने लिखा हुआ ना हायर चार्जेस ऑफ मशीन 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, तो यहां पर लिखेंगे हायर चार्जेस, हायर चार्जेस ऑफ मशीन और हायर चार्जेस ऑफ मशीन का कितना था 0.60 पर यूनिट दिया हुआ मैन्युफैक्चर्ड। तो अपन इसका मल्टीप्लाई यानी 5 लाख का मल्टीप्लाई कराएंगे 0.60 से, तो अपन यहां पे लिखेंगे जी 3 लाख आएगा मल्टीप्लाई कराने पे। ठीक है गाइस, तो अपना हायर चार्ज ऑफ मशीन का कंप्लीट हो गया और डायरेक्ट वेजेस अपन ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं इसमें दिया हुआ है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में दिया हुआ है जी। ठीक है, एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में दे रखा है और एक हायर चार्जेस का दे रखा है। तो ये हमारा है टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अपन इसमें लिखेंगे तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिखेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो अपन को दिया हुआ है इसमें ये दे रखा है 1,80,000 का। ठीक है, अंदर ही लिख रहे हैं 1,80,000 का रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया हुआ है और वन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गाइस। और दूसरा दिया हुआ है हायर चार्जेस, हायर चार्जेस। ठीक है, हायर चार्जेस दिया हुआ है अपन को 2,20,000 का। अपन इसको टोटल करके बाहर लिख देंगे यानी कि 1,80,000 प्लस 2,20,000 ये अपना आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, अपन यहाँ पे इसको लिखेंगे 4 लाख। तो अपना रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम कंप्लीट हो चुका है और हायर चार्जेस का। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय
क्लोजिंग WIP। तो गाइस यूनिट कितनी दे रखी क्लोजिंग WIP की 12000 यूनिट दे रखी है और अमाउंट कितना दे रखा है जी 20000 दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद यानी कि अपना ये भी कंप्लीट हो गया, तो अपने सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब अपन इसको ट्रांसफर क्या करेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये आएगा अपना कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो ये कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड है, यानी कि जो अपन ने कॉस्ट यानी कि अपन ने जो यूनिट प्रोड्यूस्ड करनी है उसकी जो कॉस्ट आएगी उसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और उन्होंने 5 लाख अमाउंट दे रखा है, अपन यहां से टोटल करेंगे और अमाउंट यहां पर डाल देंगे। यूनिट के कॉलम का यहां पर 10000 लगा दिया जाएगा, यहां के कॉलम का 5,12,000 लगा दिया जाएगा और अमाउंट को अपन अभी कैलकुलेट करते हैं। कितनी अमाउंट कैलकुलेट आ रही है देखते हैं जी। 16,000 आ रहा है सबसे पहले अपना, उसके बाद अपना आ रहा है जी 8 लाख, उसके बाद आ रहा है अपना 4,04,800, उसके बाद आ रहा है अपना 3 लाख, उसके बाद आ रहा है अपना 4 लाख, ठीक है। तो ये अपना आ रहा है 19,20,800, यानी कि 19,20,800, ठीक है। उसमें से अपन इसमें से लेस कराएंगे जी 20,000, तो ये आएगा जी 19,08,000, ठीक है। तो इसका टोटल हो जाएगा यहाँ पे 19,20,800, ये इसका जी टोटल है, ठीक। तो ये अपना बनाया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अपन ने बनाया। ओपनिंग WIP लिखा, रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा, डायरेक्ट वेजेस का इसमें दिया हुआ था कि 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर, तो 5 लाख की मैन्युफैक्चर थी, और 0.40 पर यूनिट क्लोजिंग WIP, तो 12,000 क्लोजिंग WIP, तो मल्टीप्लाई करा के टोटल कितना लिख दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हायर चार्जेस तो मशीन लिखा और इसका दे रखा था जी 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर, तो 5 लाख से मल्टीप्लाई करा 0.60 का 3 लाख लिख दिया। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का लिखा है जी 1,80,000 और हायर चार्जेस तो फैक्ट्री लाख दे रखा है जी 2 लाख 20,000, टोटल करके 4 लाख का टोटल करा 19,20,800 बाय क्लोजिंग WIP का 12,000 यूनिट है, जो कि इसमें 20,000 की अमाउंट दी हुई है अपन को ऑलरेडी, और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस हुई थी और इसकी कीमत है 19,08,000। तो कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस है ये, जिसको अपन ट्रांसफर कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है गाइस। तो आई होप कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर गाइस कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत है, आपको कोई चीज समझ नहीं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को क्या कर सकूं, सॉल्व कर सकूं। तो इसमें अपन को मेन जो इस यूनिट में अपन को पढ़ना था वो था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट ऑलरेडी अपन यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका इस जो यूनिट नंबर सेकंड में जो मेन था वो था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो कि पार्ट होता है फाइनल अकाउंट का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर इसमें अपन ने पढ़ा बाई प्रोडक्ट के बारे में, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू को उसको वैल्यूड करते हैं, ठीक है गाइस, जिसे हम बनाना नहीं चाहते लेकिन वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, उससे हमारी क्या होती है जी कॉस्ट कम होती है, जैसे कि मैंने आपको भी फॉर्मेट में समझाया था, ठीक है। तो गाइस ये था यूनिट नंबर सेकंड, जो कि कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि अपन लोग अब इस वाले यूनिट को तो कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट नया न्यू चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।